नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र पणजी द्वारा प्रस्तुत हिंदी सरिता इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी सरिता इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी की सरिता को प्रवाहित रखने वाले हिंदी के प्रचार प्रसार तथा उत्थान में कार्यरत विद्वानों, लेखकों तथा अध्यापकों के योगदान की चर्चा करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनके अनुभव, उनके विचारों को आपके साथ साझा करते हैं। कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित है शासकीय महाविद्यालय खांडोला की उप प्राचार्य तथा हिंदी विभागाध्यक्षा डॉक्टर आशा गहलोत। मैम, इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर आशा गहलोत ने गोवा विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया है। 21वीं सदी की संधि दशक की हिंदी कविता इस विषय पर इनका शोध कार्य हुआ है। वर्तमान में ये शासकीय महाविद्यालय खांडोला में उपप्राचार्य तथा हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। आप इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रगांजा पणजी गोवा सरकार के निदेशक मंडल की कार्यकारी सदस्य, गोवा विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल की सदस्य, गोवा विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी विद्यार्थियों के लिए मनोनीत विषय विशेषज्ञ, हिंदी सहोदरी, नई दिल्ली तथा गोवापुरी, पणजी जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादक मंडल की सदस्य, प्रयास संस्था की सदस्य के रूप में कार्यरत है। आपने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं में सक्रिय सहभाग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक विषयों पर व्याख्यान, माटी संवेद, अनुशीलन, आर्य संदेश, गोवापुरी आदि प्रतिष्ठित संस्थाओं और पत्रिकाओं में आपके शोधात्मक लेख प्रकाशित हुए हैं। प्रतिबिंब तथा साहित्य दर्पण जैसे पुस्तकों में आपकी कहानियाँ, अनुदित कहानियाँ प्रकाशित हुई है। आकाशवाणी पणजी गोवा पर आपकी निरंतर वार्ताएं प्रसारित होती रहती है। आपने विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों का सफल आयोजन किया है। आपको हिंदी निदेशालय गोवा तथा गोमंतक राजभाषा विद्यापीठ मड़गांव द्वारा 2011 में हिंदी सेवी सम्मान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास ट्रस्ट बेळगाव द्वारा अंतर्राज्यीय शिक्षा गौरव सम्मान, सिद्ध लेखिका नवदुर्गा समूह नागपुर द्वारा 2011 में नवदुर्गा सम्मान, दैनिक गोमंतक सकाळ समूह गोवा द्वारा 2011 में कर्तृत्ववान महिला सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार का एक अष्टपहलु व्यक्तिमत्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो चलिए इनके विचारों, इनके अनुभव, इनकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो भाषा के प्रति स्नेह है, आपकी भाषा के प्रति जो आपका रुझान है, निश्चित इसके जो बीज है वो बचपन में ही पिरोए गए होंगे। तो आपका बचपन कैसे रहा, जो भाषाई संस्कार है वो किस प्रकार से हुए, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ज्योति, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तुमने बहुत ही सुंदर छोटा छोटा पर अच्छा परिचय दिया, मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है वो बचपन पर पूछा, और बचपन सबको प्रिय होता है। जी बिल्कुल। ज्योति, तुम्हें मोयरा गांव का नाम सुना होगा, मैड़े गांव का नाम सुना होगा। बारदेश में मैड़े गांव में मेरा जन्म हुआ। वहाँ पर मेरे पिताजी प्राइमरी टीचर थे और मेरी माँ सिलाई करती थी। तो ऐसे में मेरे बचपन का जो पूरा वातावरण है वो बहुसंस्कृति या मिश्र संस्कृति का रहा। मेरे जो बाबा हैं, मेरे पिताजी जो हैं, वो वहाँ के बाम्बोरदेम गांव में पढ़ाते थे। तो ऐसे में वातावरण जो घर का था वो लिखने पढ़ने का था। लेकिन अगर तुम्हारा प्रश्न है कि भाषाई संस्कार कैसे हो गए बचपन में, तो मैं कहना चाहूँगी कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो मेरी माँ की है, जिसे मैं आई कहती हूँ, जो मेरी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और आई ने मुझ पे जो पढ़ने के संस्कार बहुत किए। और ऐसी बात है कि वो स्वयं बहुत पढ़ती थी। और मेरे जन्म से पहले जो पुस्तकें उसने पढ़ी, शायद वो संस्कार उसके मन पर इतने प्रभावी थे कि उसे लगता था कि ये मैं संस्कार जो है अपने बच्चों को दे दूँ। जी, वहाँ मैं आना ही चाहूँगी कि महाविद्यालयन, फिर उसके बाद आप विश्वविद्यालय में गई, तो वो जो अध्ययन की आपकी यात्रा रही है वो किस प्रकार रही? हाँ, महाविद्यालय से पहले ना मैं तुम्हें
स्कूल के टीचर के बारे में बताना जी चाहूँगी। बिल्कुल। मेरा जो शालेय जीवन है उच्च वो जनता हाई स्कूल में हुआ। जनता हाई स्कूल में मणेरीकर सर थे और मणेरीकर सर ने हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मेरी वाणी पर या वक्तृत्व कला पर थोड़े बहुत अच्छे संस्कार किए। मैं क्लास में बहुत बोलती थी, प्रश्न पूछती थी और वो कविताएं बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो मुझे कविताएं पहले से थोड़ी पसंद थी। जब मैंने कहा कि घर में भी हम नादो महानोर वगैरह की कविताएं पढ़ते थे बहुत, तो मणेरीकर सर जब कविताएं वगैरह पढ़ाते थे तो मैं कविताएं कंठस्थ करके बोलती थी क्लास में, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और फिर उन्होंने मुझे प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। और फिर कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए अधिक, कहाँ रुक रुक के बोलना चाहिए, कहाँ प्रवाहित रूप से बोलना चाहिए, इस प्रकार छोटी छोटी बातें उन्होंने मुझे सिखाई। और हिंदी मैंने बोलना अगर सीखा, क्योंकि घर में कोंकणी मराठी के ज़्यादा संस्कार थे। बाबा का जो ननिहाल है वो वालपई मासोरडा का है और बाबा 60 साल पहले दोड़ा मार्ग के घोड़गेवाड़ी गांव में, तो ऐसे में जो कोंकणी है वो बारदेश की कोंकणी, 70 की कोंकणी, दोड़ा मार्ग की कोंकणी, ये मिक्सचर बहुत था हमारी कोंकणी में। तो यहाँ पर हिंदी भाषा जो है शुद्ध रूप से मैंने जो सुनी वो मणेरीकर सर के मुख से, और उन्होंने ही मुझे हिंदी बोलना, हिंदी पढ़ना, शुद्ध हिंदी बोलना सिखाया। हायर सेकेंडरी में आदित्य प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर आदित्य प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर ब्रह्मदेव मिश्र जैसे टीचर्स हमें मिले और सेंट ज़ेवियर्स महाविद्यालय में। ये तो हिंदी का गढ़ था ज्योति। यहाँ पर हिंदी इतनी अच्छी बोली जाती थी और इतना, त्रिपाठी सर जब बहुत दूर से आते थे तो गरजते हुए आते थे और क्लास में आकर जैसे बरसते थे, बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। और उन्होंने जब बच्चों को कहा तो हम एकदम से सतर्क होकर बैठते थे कि कुछ अच्छा बताने वाले हैं। और मैं तुम्हें सच बताऊं कि भाषा और साहित्य के प्रति जो रुचि है या भाषा और साहित्य के जो सौंदर्य स्थल हैं वो हमें आदित्य प्रसाद त्रिपाठी और ब्रह्मदेव मिश्र ने पढ़ाए, सिखाए कि साहित्य क्या होता है, साहित्य में सौंदर्य क्या होता है, भाषा का सौंदर्य क्या होता है, सही मायने में साहित्य क्या है। ये सब हमें आदित्य प्रसाद त्रिपाठी और ब्रह्मदेव मिश्र जी ने पढ़ाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शुक्ल जी की भाषा में कविता हृदय की मुक्तावस्था है, या मुक्तिबोध की ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, ये सारी बातें बोलते बोलते वो हमें सिखाते थे। और इस प्रकार हमें ये पता चला कि साहित्य का सौंदर्य जो है वो कितना व्यापक है, बहुत ज़्यादा व्यापक है। और फिर हमने सीखा कि पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कितनी सुंदर हो सकती है, या प्रेमचंद की पुस की रात का जो हल्कू है वो भी कितना सुंदर हो सकता है, घीसु माधव कितने सुंदर हो सकते हैं। यह सौंदर्य के लिए मेकअप की ज़रूरत नहीं है या लिपस्टिक लगाए हुए ओठों की ज़रूरत नहीं है। फटी बिवाही वाले ओठ मेड़ पर बैठकर जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका सौंदर्य क्या होता है, ये हमें सेंट ज़ेवियर्स महाविद्यालय में भाषा और साहित्य पढ़ते पढ़ते हमारे टीचर्स ने सिखाया। और सच में इन दोनों टीचर्स का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका है। विश्वविद्यालयीन भी आप पूछ रही हैं तो बता दूं कि विश्वविद्यालय में पांडे जी, प्रोफेसर अरविंद पांडे जी बहुत सहज थे, बहुत सरल। और रीतिकाल जैसा जब कठिन विषय या भारतीय काव्यशास्त्र वो इतना रोचक बनाकर पढ़ाते थे, या पाश्चात्य काव्यशास्त्र वो इतना रोचक बनाकर पढ़ाते थे कि वो दोनों विषय मेरे लिए प्रिय विषय बने। भारतीय काव्यशास्त्र पढ़कर कि साधारणीकरण क्या होता है, तादाद में क्या होता है काव्य पाठक और लेखक में, तो ये सारी बातें जब समझ में आने लगी, सौंदर्य स्थल जब पहचानना हमने सीखा, तो मेरी जैसी विद्यार्थिनी को लगा कि साहित्य से बढ़कर चीज़ दूसरी नहीं है। और साहित्य इतना व्यापक, इसमें क्या कुछ नहीं है, ये हमने विश्वविद्यालय में आकर समझा। जब सत्यदेव त्रिपाठी जी आते थे उन्होंने भी बहुत सारी बातें सिखाई, पढ़ाई। अपने शर्मा जी, उन्होंने मार्क्सवाद पढ़ाया,
तो इसमें मैंने सोचा कि साहित्य में अर्थशास्त्र है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, बाल मनोविज्ञान पर उपन्यास पढ़े तो मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, राज्यशास्त्र है, इसमें क्या नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं साहित्य की स्टूडेंट हूँ, साहित्य की विद्यार्थिनी हूँ। प्रोफेसर रुशाली मांद्रेकर ने हमें पढ़ाया, प्रोफेसर रविंद्र मिश्र ने पढ़ाया, प्रोफेसर इशरत खान ने पढ़ाया। तो ये सारे टीचर्स हमें इतने अच्छे मिले कि ये संस्कार मुझे लगता है कि जीवन पर्यंत हमारे साथ रहेंगे। जी। यस। तो महाविद्यालयीन, विश्वविद्यालयीन ये जो पड़ाव है ये आप सफलतापूर्वक पार करती हुई आगे बढ़ी। उसके पश्चात आपके जीवन में एक नया पड़ाव आता है जहां आपकी नियुक्ति शासकीय महाविद्यालय खंडोला में होती है। वहां पर आप लगभग अभी 32 साल हो गए हैं आप अध्यापन का कार्य कर रही हैं। वहां आप एक विद्यार्थी प्रिय शिक्षिका के रूप में भी जानी जाती है। हम देखते हैं कि खंडोला महाविद्यालय के विद्यार्थी जो है वो आज गोवा के अनेक क्षेत्रों में, मुख्यतः हिंदी से जुड़े हुए क्षेत्र में कार्यरत है। तो उन विद्यार्थियों को हिंदी के प्रति आकर्षित करना या फिर हिंदी के प्रति उनके मन में जो स्नेह है वो निर्माण करना, ये कार्य आपने बड़ी तन्मयता के साथ किया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ज्योति, मैं एक बात तुम्हें कहना चाहूँगी कि आज जो मैं तुम्हें इंटरव्यू दे रही हूँ ना, वो मेरा दूसरा इंटरव्यू है। और नौकरी के लिए मैंने एक ही इंटरव्यू दिया और पहला इंटरव्यू, और तभी उसी में मेरी नियुक्ति हो गई शासकीय महाविद्यालय खंडोला में। और विगत 32 साल से, तुमने सही कहा, कितनी जल्दी कितना समय बीता। 32 साल मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ और खंडोला महाविद्यालय मुझे बहुत अधिक प्रिय है क्योंकि यहीं पर मेरी नौकरी शुरू हो गई, यहीं पर मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाना, और ये विद्यार्थी मेरे बच्चों की तरह ही रहे। तब भी जब मैं 23 साल की थी तब भी मैं उनको मेरे बच्चे कहती थी, वो मेरी आदत ही थी। मेरे बच्चे आ गए, बच्चों के लिए क्लास के लिए जाना है, बच्चों को पढ़ने के लिए बताना है। तो ये इतने सारे, पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ाया। और वो जब कॉलेज में आते थे तो कॉलेज में एक सपना लेकर आते थे कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ तो, यानी फर्स्ट जनरेशन के विद्यार्थी, कुंभारजवे, मार्शल, सावयवेरे, फिर ओल्ड गोवा, शांतिस्तेव, ऐसे नज़दीक के गांव से आने वाले बच्चे, ये हमारे कॉलेज में जब कदम रखते थे तो उनके सपने बहुत बड़े रहते थे और मैंने उनके सपनों की ओर देखा। मैंने ये सोचा कि यहाँ पर विद्यार्थी कुछ न कुछ बनने के लिए आता है, तो उन्हें मैंने केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया। पाठ्यक्रम तो पूरा हो ही जाता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम से बाहर का जीवन मूल्य, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम पा सकते हैं, कैसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, तो ये सक्रिय कैसे रहना चाहिए, तो जीवन में सिंसियरिटी का महत्व कितना है, सक्रियता का महत्व कितना है, और दूसरी बात सकारात्मकता का महत्व कितना है, ये मैं उनको बताती गई। बच्चे पढ़ते गए। और जो तुमने अभी कहा कि विशेष पदों पर हैं, अभी मुझे बड़ा गर्व है। अभी भी मैं कहती हूँ कि मेरे विद्यार्थी हाई स्कूल से लेकर गोवा विश्वविद्यालय तक पढ़ा रहे हैं। और ये जो मैंने जैसे कहा कि पहली बार अपने घर से निकलकर कॉलेज आए थे और अब जब अपनी गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं तो मुझसे ज़्यादा आनंद शायद ही किसी को होता होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तुम्हें ये बताऊं कि भले ही ये सारी बातें होती रही, लेकिन कॉलेज को या हिंदी विभाग को तकरीबन 25 वर्षों तक तो मैंने 100% रिज़ल्ट दिया, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी डिस्टिंक्शन और फर्स्ट क्लास के होते थे, और वही विद्यार्थी बाहर जाकर हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरीज में पढ़ाते रहे। मैं कहूँगी कि जहाँ आपकी कर्मभूमि शासकीय महाविद्यालय खंडोला रही है, तो वैसे ही ये कहना उचित होगा कि इंस्टीट्यूट मेनेजिस ब्रगांजा पणजी आपकी सेवा भूमि रही है, जहाँ पर आपने भाषा, साहित्य और विशेषकर संस्कृति से संबंधित बड़ी ही लगन के साथ कार्य किया है, जिसमें हिंदी सृजनोत्सव उल्लेखनीय कार्य है। तो जो आप 2015 से लगातार आयोजित करती आ रही है, जिसमें हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी जोरों शोरों से सहभागी होते हैं, तो आपका इंस्टीट्यूट मेनेजिस ब्रगांजा से जुड़ना या जो हिंदी है उसके प्रचार प्रसार के लिए आपने एक नया और प्रशस्त मार्ग आपके द्वारा खोलना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ज्योति, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने, क्योंकि जब तक शासकीय महाविद्यालय खंडोला में थी
तो बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन तो करती रहती थी, बहुत सारे बाहर के विद्वज्जनों को बुलाती थी अपने विद्यार्थियों के लिए, लेकिन कार्य सीमित रहा, कार्य खांडोला तक सीमित था, खांडोला के विद्यार्थियों तक सीमित रहा। लेकिन जब इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा में आई तो एक बड़ा मंच मिला। इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा अपने आप में बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है गोवा सरकार की, 150 वर्ष पुरानी, और मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि ऐसी संस्था में कार्य करने का मुझे मौका मिला। और तुमने बड़ा उचित शब्द का उपयोग किया है कि वो आपकी सेवा भूमि रही है। मुझे सच में इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा को सेवा देना बहुत बहुत अच्छा लगा। और खांडोला के बच्चों से मैं बाहर निकलकर संपूर्ण गोवा के विद्यार्थियों के लिए, विशेषतः हिंदी विद्यार्थियों के लिए कुछ करने का मौका मुझे मिला। जब मैंने इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा में मैं आई तो संजय हरमलकर तब अध्यक्ष थे, और मैं तुम्हें कहूँ कि वो संयोग था कि उन्हीं दिनों में मैंने उनको अपने कॉलेज में बुलाया था, उनकी पत्नी को, जयश्री रॉय हरमलकर को अपने कॉलेज में बुलाया था, और मैंने अखिल गोवा एकल नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया था। तो उन्होंने वहाँ पर बैठे बैठे उस कार्यक्रम का आयोजन देखा, मेरा संचालन निवेदन वगैरह देखा, और उन्हीं दिनों में उनको इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे जहाँ हम गए थे जिस कॉलेज में, उस आशा को अगर जिम्मेदारी दी तो अच्छा निभाएगी। और इस प्रकार उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने हाँ कहा, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर विद्यार्थियों के लिए हिंदी सृजनोत्सव जो तुमने कहा, वो मेरे बहुत दिल के करीब है, आप सबके दिल के करीब है। बिल्कुल, क्योंकि ये केवल सृजनोत्सव यानी वैसे तो विद्यार्थियों के कला कौशल का उत्सव है, विद्यार्थियों की सृजन शक्ति का उत्सव है, और सबसे बड़ी बात संगठन शक्ति का उत्सव है कि यहाँ पर केवल मैं नहीं करती हूँ, वो सब लोग मिलकर करते हैं। सारे कॉलेजेस के जो अध्यापक गण हैं वो मेरा संबल बनते हैं। और मैं तुम्हें कहूँ कि तत्कालीन जो टीम थी वो बड़ी अच्छी थी, और अभी भी दशरथ परब सर चेयरपर्सन हैं, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है, बहुत बहुत संबल रहता है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए आशा तुम आगे बढ़ो, करो। और तब संजय हरमलकर थे तो जयश्री रॉय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और तुम्हें मैं कहती हूँ कि शंभुनाथ, प्रियमवद, चंद्रकला त्रिपाठी, रोहिणी अग्रवाल, उदय प्रकाश, ज्ञानेंद्र, अपने लीलाधर मंडलोई, संजीव दुबे, वैभव सिंह, ऐसे कितने सारे विद्वज्जनों को गोवा के विद्यार्थी मिल सके। और इन आयोजनों में अगर ये आयोजन बहुत अनुशासनबद्ध होता रहा तो इसके लिए मेंबर सेक्रेटरी गोरख मांद्रेकर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो जब हम अक्सर गोवा में रोज़गार की बात करते हैं तो ऐसे में हमारे पास जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए एमए, बीएड या जर्नलिज़्म यही विकल्प उपलब्ध है। तो अनुवाद के क्षेत्र में अगर देखें तो केवल इग्नू में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। तो ऐसे में शासकीय महाविद्यालय खंडोला में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फुल टाइम रूप से शुरू करना, ये आपकी ओर से एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल सही कहा ज्योति आपने कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन शासकीय महाविद्यालय खंडोला में शुरू करना एक बहुत बड़ी पहल है। लेकिन इसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि शासकीय महाविद्यालय खंडोला के प्राचार्य प्रोफेसर पूर्णकला सामंत, ये एक प्रकार की प्रेरणा रही ये कोर्स शुरू करने के लिए कि उन्होंने मैं अब तुम्हें बताऊं कि खंडोला महाविद्यालय अगर सभी महाविद्यालयों से अलग क्यों है, अगर ऐसा मैं कहूं तो गोवा विश्वविद्यालय के बाद अगर सबसे अधिक कोर्सेस हमारे महाविद्यालय में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च सेंटर्स हो, चाहे ज्योग्राफी में बीएससी ज्योग्राफी हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने शुरू किए। और डायरेक्टर प्रसाद लोलियकर, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन का उनको बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमेशा। तो पीजीडीटी के लिए भी जब हमने उनसे अनुमति मांगी तो तुरंत हमें अनुमति मिली, और फिर हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कितना पाठ्यक्रम हमारे पास था ही नहीं पीजीडीटी का, क्योंकि इससे पहले इग्नो में था जैसा आपने कहा, लेकिन इस प्रकार रेगुलर कोर्स का पाठ्यक्रम नहीं था। तो पूरा हिंदी डिपार्टमेंट
लग गया पाठ्यक्रम बनाने के लिए। और पहले वर्ष तो हमने 32 क्रेडिट्स का 4-4 8 पेपर्स बनाए अलग अलग। और इसमें इस सिलेबस में मैं तुम्हें कहूँ कि बड़ा संतुलन है, थियरी भी है और व्यवहार भी है। तो इसमें अगर फर्स्ट पेपर में सिद्धांत है तो दूसरे में वो अनुप्रयुक्त और व्यवहार पढ़ रहा है, तो ट्रांसलेशन भी पढ़ रहा है, ट्रांसलेशन का व्यवहार भी पढ़ रहा है। उसके लिए उन्होंने फील्ड वर्क के लिए भी हमने एक पेपर उनको रखा है। तो ऐसे में वो गोवा शिपयार्ड, NIO, बैंक्स, गोमंतक मराठी अकादमी, कोंकणी अकादमी, इन सब जगह पर जाकर प्रत्यक्ष अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद की जो मांग है ये अभी फ़िलहाल विश्व में सबसे बड़ी मांग है जी। अभी हम कहें कि भारतीय भाषाओं को भी अगर वैश्विक पहचान देनी है तो उसके लिए भी अनुवाद ज़रूरी है। और जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जहाँ पर बहुविषयक और बहुभाषा का महत्व है, और जब हम अपनी भाषा में विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहेंगे तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और ऐसे समय पर अनुवाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और वो अपने महाविद्यालय में शुरू हो गया। और मैं बताती हूँ कि ये इस वर्ष की पहली बैच जिसमें 11 विद्यार्थी थे, और सारे के सारे विद्यार्थी मैं कहूँ कि अच्छे विद्यार्थी थे, लगातार वो अनुवाद करते रहे। उन्हें मैंने कहा कि जिस प्रकार डॉक्टर, जिस प्रकार इंजीनियर हैं, उसी प्रकार अनुवादक भी हैं। अब तुम लोग स्वयंपूर्ण हो गए हो, तुम लोगों को कहीं नौकरी ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आप घर में बैठो तो भी आपके पास काम आएगा। कितना ऐसा काम है, पहाड़ की तरह काम है, और तुम लोग बहुत कम हो जो कुशल अनुवादक, जो ट्रेंड अनुवादक हो। तो अभी फिर से दूसरी टीम आएगी, उन्हें भी हम प्रशिक्षित करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अनुवाद केवल हम नहीं पढ़ाते हैं, या आशा, डॉक्टर सपना है, दीपाली हैं, तो हम ही नहीं पढ़ाते हैं। तो अनुवाद क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं जैसे कि डॉक्टर राकेश शर्मा हैं, फिर गोवा रेल के सेंट्रल रेल के अधिकारी हैं, फिर ऐसे डॉक्टर किरण बुड़कुले हैं जिन्होंने साहित्यिक अनुवाद किया है, मा नाइक है, जयंती नाइक है। तो ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं, बारंबार बुलाते हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने स्पेशल लेक्चर्स के लिए, गेस्ट लेक्चरर्स के लिए भी फंड्स अवेलेबिलिटी करके दी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ये जो कोर्स हैं, पदवी का पाठ्यक्रम जो है वो बड़े सुचारू ढंग से चल रहा है। अध्यापन कार्य के साथ साथ आपका जो अध्ययन का कार्य है वो भी लगातार आपने जारी रखा, जिसमें 21वीं सदी के संधि दशक की हिंदी कविता, इस विषय पर आपका शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। तो गंभीर विषय के साथ साथ इसमें गंभीर चिंतन भी नज़र आता है, और ये हिंदी पाठकों के लिए, हिंदी साहित्यकारों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कविता मेरा प्रिय विषय रहा है, और जब मैंने सुना कि 21वीं सदी के संधि दशक के आसपास 1990 के बाद जब दुनिया में बहुत बड़ी हलचलें हो रही थी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में, तो ऐसे में साहित्यिक क्षेत्र में भी कहा गया कि कविता की मौत हो रही है। तो कहीं वो बात मुझे बड़ी अखर रही थी, और मुझे लग रहा था कि कविताएं इतनी लगातार लिखी जा रही हैं, स्तरीय कविताएं भी लिखी जा रही हैं, तो इस पर शोध कार्य होना चाहिए। तो मैंने किसी एक विमर्श या किसी एक कवि को लेकर काम नहीं किया, बल्कि एक व्यापक स्तर पर भूमंडलीय कविता पर, या 1990 से 2010 की कविता, 2 दशक की कविता पर काम किया। और ये जैसे मैंने कहा कि संस्कार हमारे ऊपर थे ही कि हिंदी साहित्य जो है वो समयानुरूप होता है, समय की गति के अनुसार ही वो आगे बढ़ता गया, समय को अपनाते अपनाते आगे बढ़ गया। समय के बगैर या युग और परिवेश के चित्रण के बगैर तुम देखोगी नहीं कि कोई कविता या कोई साहित्य लिखा गया हो, समय उसमें प्रतिबिंबित होता है। तो हमने जब भी पढ़ा आदिकाल, तो उसके साथ साथ उसका राजनीतिक परिवेश पढ़ा, भक्तिकाल उसका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश पढ़ा। तो परिवेश पढ़ते पढ़ते हम साहित्य को पढ़ते गए। तो मुझे लगा जब भूमंडलीय कविता को हम पढ़ेंगे या इन 1990 के बाद की कविता पढ़ेंगे तो उसका युगीन परिवेश जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पर साहित्य की किताबों में कहीं युगीन परिवेश के लिखा हुआ नहीं मिला मुझे।
तो इसके लिए मुझे राज्यशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, अर्थशास्त्रियों की किताबें पढ़नी पड़ी और उसके लिए गोवा की सेंट्रल लाइब्रेरी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इस पुस्तकालय ने मुझे बहुत बड़ी मदद की। तो सुभाष गंगवाल की किताबें हैं, अभय दुबे की किताबें हैं, तो इस प्रकार सिन्हा जी की किताबें हैं, प्रभा खेतान की समाजशास्त्री किताब है। तो ऐसी किताबों का बहुत बड़ा आधार रहा। और फिर मैंने युग परिवेश क्या रहा, सोवियत संघ के विघटन के बाद स्थितियाँ कैसी बदली और फिर भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण किस प्रकार आया, और ये वैश्वीकरण जो है वो विश्वात्मकता या विश्व बंधुत्व का संदेश नहीं देता है, लेकिन मानवीय मूल्यों का क्षरण कैसे हो रहा था, और कविता में ये क्षरण होते मूल्यों का चित्रण किस प्रकार किया गया और किस प्रकार इसे अक्षत रूप में बचाने की कोशिश की कविता ने, ये बताना आवश्यक था। तो एक विभिन्न आयामों में इस पर चर्चा की गई, चिंतन किया गया, मनन किया गया और फिर लेखन किया गया। जी बिल्कुल। तो जाते जाते अंत में बस यही पूछना चाहूँगी कि आप आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें भाषा और साहित्य से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, संदेश की बात कर रही हूँ ज्योति, तो युवा वर्ग के पास भाषा और साहित्य को लेकर अनंत संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और क्षेत्र कौन सा है ये अगर पूछना चाहोगी तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो रिसर्च यानी शोध को ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो साहित्य में भी हम अपनी परंपराओं के पास, अपनी जड़ों के पास जाएं और उसमें से शक्ति स्थलों को सामने लाने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो शोध, समीक्षा और अनुवाद, ऐसे अनेक क्षेत्रों में, सृजनशील साहित्य में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो विद्यार्थी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाषा और साहित्य को लेकर मैं क्या करूँगा। भाषा और साहित्य का ही समय है अभी, अब भाषा को लेकर आप बहुत कुछ कर सकते हो और युवाओं को आगे आना चाहिए, भाषाएं पढ़नी चाहिए और भाषा में काम करना चाहिए। और तकनीकी युग में तकनीक से जुड़कर जो है हम ई कंटेंट बनाते हैं, ई लर्निंग, ई शब्दकोश वगैरह बनाने की आवश्यकता है, तो वो जुड़े, तकनीक से जुड़े। और मुझे लगता है कि हमसे अधिक अच्छा काम युवा वर्ग कर सकता है भाषाओं के और साहित्य के नए नए ऐप्स खोलकर, नई नई वेबसाइट्स देकर हमें, और ये काम उन्हें करना चाहिए। ब्लॉग राइटिंग है, यूट्यूब पर अपना चैनल खोलें और अच्छा संदेश, अच्छा साहित्य लोगों तक पहुंचाएं। और अनुवाद की बात तो मैं दोबारा करना चाहूँगी कि युवा वर्ग सामने आए और अनुवाद करें, जम के अनुवाद करें, अच्छा अनुवाद करें। जी बिल्कुल, अनुवाद आज के समय की मांग है। आपने एक सार्थक संदेश आज की युवा पीढ़ी को दिया। साथ ही अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आप यहाँ उपस्थित रही, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसलिए दूरदर्शन केंद्र पणजी की ओर से मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ मैम, और आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी गोवा दूरदर्शन का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद।